नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पटना हाईकोर्ट ने 22,000 छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों को अयोग्य करार दिया है। इसी तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती मौजूद है। शिवनंदन जी, 22,000 शिक्षकों को अयोग्य करार दिया गया है। क्या अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा हुआ है अपनी नौकरी बचाने के लिए? देखिए, आपने बहुत ही अहम प्रश्न किया है, क्योंकि 22,000 परिवार प्रभावित हुए इस जजमेंट के बाद। और वो खास करके वो जो 2 साल से नौकरी में थे, यंग थे, बहुत सारे लोग छठे चरण में जिनकी बहाली हुई, अब उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे लोग जो हैं, सो ये उन लोग को हजम नहीं हो रहा है कि आखिर 2018 के नियमावली के अनुसार जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी और 2 साल से हम नौकरी में थे, तो इनकी नौकरी कैसे ख़त्म हो गई, जबकि जजमेंट 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ये हुआ। तो इन लोगों के लिए था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, एक देवेश कुमार का जो जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2023 के अगस्त महीने में, उस जजमेंट में माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए जो ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, तो उसमें बोला गया कि डीएलएड यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन का उसके पास होना चाहिए। चाहे आप डिप्लोमा होइए तो ही होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो एक होता है डीएलएड और एक होता है बीएलएड, बी फॉर बॉय। तो हम जैसे बीएड होता है तो बीएलएड उसी में होता है, और डीएलएड हो गया डिप्लोमा। तो बीएलएड का कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है। डीएलएड डिप्लोमा 2 साल का, लेकिन बीएलएड जो होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स हमने बताया, वो 4 साल का कोर्स होता है। तो 4 साल का कोर्स किया तो उसके ऊपर नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, चाहे वो छठे चरण में ही क्यों ना हो। लेकिन जो 2 साल का कोर्स किया था, उन लोगों के लिए एक विशेष जो है सो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उन लोगों के लिए नौकरी बचने का जहाँ तक सवाल है, देखिए, पहले तो सामाजिक पहलू पर इसको ध्यान देंगे कि आखिर यदि ये जो जजमेंट आया है तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पक्ष को यदि आधार बनाकर यदि मान लीजिए रिव्यू पिटीशन होता है या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो एक बनता है मेन ग्राउंड जो है। इसमें पहला लीगल एस्पेक्ट से जाएंगे तो बहुत लोगों का कहना है कि रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव किसी भी जजमेंट का 2 प्रभाव होता है। एक रेट्रोस्पेक्टिव, एक प्रोस्पेक्टिव। रेट्रो का मतलब कि पूर्व से, और प्रोस्पेक्टिव का मतलब कि अब भविष्य में। तो जैसे कोई जजमेंट अभी आया 2023 में, तो 23 में कोई कानून बनेगा, तो 23 के जब कानून बनेगा उसके बाद ये चीज़ कोई गलती करेगा तो लागू होगा। जैसे तो 2016 में शराबबंदी आई, तो 2014 में कोई शराब पिया होगा तो उसको सजा थोड़ी होगी उसमें, क्योंकि भाई जब से बंदी हुई तब से ये कानून लागू होगा। पूर्व के चीज़ों पर तो लागू कर नहीं सकते हैं। तो 2023 में जब ये कानून आ गया कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, कानून इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि कानून ये आ गया कि यदि उसको 2023 के जजमेंट में आके डीएलएड बीएड वाले जो हैं सो अमान्य हैं प्राइमरी टीचर बनने के लिए, तो उसी आदेश को आधार मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। हालांकि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव की बात हुई। जिस तरह से ट्रेन खुलती है, साधारण शब्दों में समझेंगे, जब कोई ट्रेन खुलती है तो स्टेशन से आगे की ओर जो पैसेंजर होता है उनको लेती, दो स्टेशन बैक जाके पैसेंजर थोड़े उठाएगी वो। तो जजमेंट का भी प्रोस्पेक्टिव का प्रभाव का मतलब कि भविष्य में आगे की वैकेंसियों को ये लागू करेगा, न कि पीछे के वैकेंसी। तो पीछे के चीज़ों को जो प्रभावित करेगा उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, और प्रोस्पेक्टिव यानी कि भविष्य के लिए। तो ये जजमेंट के बाद जो देवेश कुमार का जजमेंट आया, तो लोगों को लग रहा था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्व के 2 साल के वैकेंसी में भी जो लोग थे नियोजित, उनको भी निरस्त कर दिया गया। ये स्वाभाविक सा प्रश्न था। तो जो क्या कानूनी तौर पर इसमें क्या है अल्ट्रा वायरस हैं, या जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का देवेश कुमार का बोला गया, क्या उसमें रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने के लिए क्या स्पीकिंग ऑर्डर था, यानी कि कुछ स्पष्ट निर्देश थे कि पूर्व के भी बहालियों को निरस्त कीजिए। तो इस सब चीज़ों के बारे में जो है सो विस्तार से इसमें बताया गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो फिर इसका यही होता है कि बहुत लोग को यदि लगता है कि जजमेंट साफ नहीं है, तो उसके कानूनी प्रावधान बने हुए हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, रिव्यू फाइल करते हैं, बहुत लोग एलपीए में जाते हैं।
तो 20 तरह की बातें होती है। तो वो देखना होता है कि क्या क्या उपाय हैं, क्या लोग इस कौन से मैकेनिज्म को अपनाते हैं। लेकिन ये एक मामला पटना हाई कोर्ट में रिव्यू की तरफ भी लोगों का मंतव्य बन रहा है। वो 3-4 लोग हमसे संपर्क भी किए, तो यथासंभव हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि उस पर कैसे इन लोगों को जो है सो एंट्री कराने के क्या कोई विकल्प हैं, उस पर बातें हो रही है। अगर बात की जाए तो लगातार स्टूडेंट जो है घबराए हुए हैं और आपसे संपर्क भी कर रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कहेंगे, उन शिक्षकों के लिए? देखिए, नहीं ऐसे देखिए, ये स्वाभाविक बात है कि जब कभी नौकरी होती है तो नौकरी में आने के बाद रहन सहन भी देखिए। अब नौकरी का एक चीज़ प्रभावित नहीं हुआ, समाज के बहुत सारे चीज़ इससे प्रभावित हो गए। बिल्कुल। अब जैसे प्रभावित ये हो कि किसी को नौकरी मिली तो बैंक से लोन लेके अपना मकान बना लिया या गाड़ी ले लिया, तो अब बैंक को लोन चुकता कहाँ से करेगा। बहुत आदमी को जो शादीशुदा था, वो बाल बच्चा था, तो उसको बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो अब बच्चा को वहाँ से कैसे ले, कोई कोटा भेज दिया, कोई हॉस्टल में डाल दिया, तो वहाँ से बच्चे को रिटर्न करना पड़ रहा है। या बहुत आदमी जो है जिसकी मान लीजिए लोन उन लेके मकान बना लिया, गाड़ी बना ले लिया, अब उसके रिश्ते भी उसी लेवल के आने लगे। तो चूंकि बिहार में टेंडेंसी की गवर्नमेंट जॉब वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो नौकरी उनको हो गई। किसी आदमी ने अपना ज़मीन जथा बेचकर अपने से ऊंचे से हैसियत समझकर उस आदमी के साथ अपनी बच्ची का शादी करवा दिया। अब वो बच्चे को जब वो अभी मान लीजिए कार से घूम रही है, अच्छा घर है, मोटरसाइकिल पे घूम रही है, अब कल को पता चलेगा कि भाई उसको पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अब नौकरी में तो उसके हस्बैंड रहे नहीं, तो बस तो वहाँ डाइवोर्स का केस बढ़ेगा, क्योंकि जिस परिवेश से वो आई वो माहौल तो अब ये दे नहीं पाएंगे, तो डाइवोर्स का केस चलेगा, मैट्रिमोनियल केसेस चलेंगे। तो अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि पूरा समाज में जो है अस्थिरता आ गई। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये भी है कि मान के चलिए कि इसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये यदि चल, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सबसे पहले बात, आखिर इसके लिए इतने बड़े सोशल चीज़ें जो अस्त व्यस्त, इसके लिए असली जिम्मेदार कौन? तो सरकार की गलत नीति। जब आपको पता था कि राजस्थान हाई कोर्ट में निर्णय आ गया, तो जब तक वो इशू तय नहीं होता तब तक बहाली नहीं होनी चाहिए थी। तो उसमें लोग झांसा में नहीं पड़ता, लोग तो इतना नहीं वेरिफिकेशन करता है, लड़का मास्टर है, नौकरी है, शादी कर दिया। लेकिन आज पता चला कि नहीं, उसकी नौकरी चली गई। तो सरकार को जब ये मामला पेंडिंग, ये मामला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया था। 27 तारीख को जजमेंट था, पैराग्राफ 3 में जब पढ़ेंगे तो जजमेंट में है कि इन द एबव रीट पिटीशन बाय ऑर्डर नंबर 3 डेटेड 16/7/2021, तो डिवीजन बेंच ऑफ द पटना को परमिट द रिस्पोंडेंट टू कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटिंग ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रीट पिटीशन बट मेड इट सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रीट पिटीशन। उन्होंने कहा कि रीट पिटीशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा उससे प्रभावित होगा। ये 16/7 के ही जजमेंट में ये बातें लिखी गई, तो उस टाइम इनको रोकना चाहिए। तो सर मैंने इधर से भी एक टेंडेंसी है कि नियोजन करा दो, नियुक्ति कर दो, ज्वाइन कर लेगा तो कोर्ट कुछ नहीं करती। ये जो एक मंतव्य बन रहा था उसको ये धक्का दिया। जैसे TRE 1 का बहुत त्रुटिपूर्ण रहा, जिसको चैलेंज किए छात्रों ने। अब ये TRE 2 का इन्होंने वैकेंसी दे दिया, 7 तारीख से एग्जाम ले ली, तो इनको लग रहा है कि हम एग्जाम ले लिए तो सारे हमारे जितने भी गलत चीज़ किए हैं सबको लाइसेंस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। 5 साल बाद भी सुनवाई होगा तो आपको वहीं से स्टार्ट करना होगा जहाँ पर आपने गलती किया है। ये नहीं कि आप ज्वाइन करा ली तो आपके सारे गलती माफ़ हो जाएंगे। इसीलिए छात्रों को भी बहुत हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन मूल बात पर जब आएंगे, जो BEd वाले के साथ जो इसमें हुआ है, तो उन लोगों के लिए अब यही उपाय बचता है कि आप रिव्यू में आइए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। जो वहाँ पर सोशल एस्पेक्ट से मैंने जो बताया कि बैंक में लोन कैसे भरेगा, शादी वैवाहिक जीवन कैसे बचाएगा, उसके बाद जो है सो और भी बहुत लोग जो थे नौकरी, वो अच्छे नौकरी में थे लेकिन रिजाइन करके सरकारी नौकरी के लालच में आ गए। बहुत लोग बिहार पुलिस में थे लेकिन टीचर में आ गए, तो ना तो अब घर के रहे ना ही घाट के रहे। तो ऐसे लोगों के लिए जो विकट परिस्थिति हो गई है, 22,000 का मतलब आप समझिए कि एक परिवार पे कम से कम 6 से 7 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको 22,000 ही मत इसको देखिए, आपको पता चलेगा कि 7 गुना या 10 गुना, यानी कि आपको देखेंगे तो 2-2.5 लाख लोग प्रभावित डायरेक्ट इस जजमेंट से हो रहे हैं। तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अब सरकार के पास एक उपाय है कि वो नोटिफिकेशन वगैरह निकाल कर, जैसे ब्रिज कोर्स की व्यवस्थाएं इससे पूर्व के बहालियों पर की गई थी, वो बहालियों पर यदि ब्रिज कोर्स वगैरह कुछ निकाले तो ये जो 22,000 शिक्षक है उनके लिए कुछ राहत भरी खबर आ सकती है। इसीलिए लोगों को बहुत हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। BEd वाले जितने लोग मान रहे हैं कि नौकरी चले गई, पूरा इस तरह से निराश है। जजमेंट का प्रभाव है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है, लेकिन उतना भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी इसमें बहुत ही आस है। आखिरी सवाल मेरा, जब BEd अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया, तो क्या लगता है कि छठे चरण में और उसके बाद फिर
बीपीएससी टीआरई 1 में जो एनआईओएस से डीएलईडी के अभ्यर्थी हैं वो भी निकाले जा सकते हैं, क्या लगता है? नहीं, एनओएसए के बारे में तो वो अलग डिफरेंट इशू है कि उनका क्या प्रभाव है, वो क्यों आया, 24 महीने का कोर्स को 18 महीने में क्यों किया गया, वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन अभी पूरे देखिए, जब तक कोई सेट रूल नहीं बन जाता है, आरटीई माने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया, उसके बाद ये चीज़ों में परिवर्तन होने लगी। 12 में आया नियमावली, फिर 17 में संशोधन करके आया, 18 में संशोधन हुआ, फिर 23 में संशोधन हुआ। तो भाई इस समय जो संशोधन का जो है, तो आपको पूरे चीज़ों का आकलन करके एक लीगल एक्सपर्ट से पूछ के तब कोई कानूनी बात करे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन जल्दबाजी में जो निर्णय लेता है कि ज्वाइन करा दो, वैकेंसी निकाल दो, तो जो त्रुटिपूर्ण रह जाती है, इसी वजह से इतने समाज में अस्थिरता आती है। तो वैकेंसी में टाइम लगे, लेकिन प्योर वैकेंसी दीजिए और जेन्यून दीजिए कि ताकि कोर्ट कचहरी में कभी कुछ पलटे ही नहीं। आप गलती करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोर्ट में निर्णय उलट पुलट होता है, क्योंकि कोर्ट माफ़ नहीं करती है। गलत किए हैं तो गलत को गलत कहेगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक पास नहीं है, उसको आप नौकरी में दे देंगे तो 20 साल तक वो नौकरी करेगा, फिर भी वो जब सर्टिफिकेट पकड़ाएगा तो उसको छटेगा। इनकी जितनी नियुक्तियां हुई हैं, आप देखिए कि 2006, 7, 8, 9 में नियोजन के तहत हुआ है। अभी कितने शिक्षक पकड़े जा रहे हैं फर्जी अति के, जिसका हम लोग बेल भी करा रहे हैं। तो सरकार को तो आप एक तो गलत नियुक्ति कर दिए। अब मान लीजिए कि कम से कम 30,000 शिक्षक चले गए जेल उसमें, तो भाई 30,000 चले गए तो केवल जेल को मत देखिए ना, आपका जेल में किसका आन लगता है? टैक्स के पैसे से। तो आप एक जगह कमी किए तो 30 को आदमी जो सामान्य जीवन जी रहा था, तो पहले तो सामान्य जीवन से उसको अपराधी के श्रेणी में डाल दिए, और अपराधी तो बना, लेकिन अपराधी खाएगा क्या? हमारा, आपका पाप वो किया, टैक्स का पैसा हमारा जाता है जेल में। तो पूरा समाज का ये चीज़ प्रभावित हो रहा है। इसीलिए सरकार को बहुत सोच समझ कर तब कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। ये थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित कर दिए हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत विकल्प बचा हुआ है। वो लगातार संपर्क भी इनसे कर रहे हैं और इन्होंने उपाय बता दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।